हेलो टू एवरीवन। गेट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है। इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और लोगों का कहना भी था कि इसी से स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम का जो भी आपके पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है, जो गेट एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड है, तो आज हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ई वी एस, ई यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी एस है यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच न्यू यहां पर है एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स विच आर स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, because it is the minimum frequency after which photoelectric effect takes place. H naught is W, which is the work function, and the condition that the photoelectrons emitted from that metal surface is that H nu must be greater than or equal to the work function. Next है Compton shift। तो Compton shift है, इसका फॉर्मूला H by m naught c 1 minus cos theta। H by m naught c यहाँ पर है Compton wavelength। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप और फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी मतलब कि बहुत सारी वेव्स हैं, उनका ग्रुप है, वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। और बहुत सारी जो वेव्स हैं वो आपस में सुपरइम्पोज करती हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं वेव पैकेट। तो वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से ट्रैवल करता है उसे कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अब ये दो फॉर्मूले हैं, अगर आपको ओमेगा के रिलेशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन गिवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फेज वेलोसिटी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव। किसकी? वेव पैकेट की। तो वेव पैकेट में क्योंकि बहुत सारी वेव्स हैं तो अलग अलग वेव्स क्योंकि डिफरेंट, उनकी भी अलग अलग स्पीड होगी, इसलिए हर एक वेव की अलग स्पीड होगी। सो इंडिविजुअल वेव की क्या वेलोसिटी है? दिस इज फेज वेलोसिटी। अगेन अगर ओमेगा के रिलेशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, और अगर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन गिवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करें। नेक्स्ट है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट यू कैन नॉट मेजर the position and momentum of a quantum particle simultaneously, and the product of uncertainties in the position and momentum is given by either h cut or h cut by 2। अब ये h cut by 2 कब यूज करना है? ये फॉर्मूला तब यूज करना है अगर आपके केस में गॉसियन वेव फंक्शन हो। गॉसियन वेव फंक्शन फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर वाले केस में h cut by 2, बाकी सब केसेस में आप h cut यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। किसकी वेवलेंथ है ये? डी ब्रोगली वेव्स की, या फिर हम कह सकते हैं मैटर वेव्स की। सो ये है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, यानी कि नॉन रिलेटिविस्टिक मींस जिसकी वेलोसिटी जो है मच लेस देन हो किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। ये है h डिवाइडेड बाय √2m eV इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड। नेक्स्ट है h डिवाइडेड बाय √3m kT इन टर्म्स ऑफ रूम टेम्परेचर। इसके बाद लास्ट है h डिवाइडेड बाय √e ऑफ e प्लस 2m नॉट c स्क्वायर विच इज द इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। तो सबके टर्म्स में मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यहां पर कैलकुलेट कर रखा है, इसलिए इन सब फॉर्मूलों को आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए ये है नेक्स्ट ऑपरेटर्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स जैसे पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको डिनोट करने का ये तरीका है P, E, T, ये सब, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इनको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो फिजिकली ऑब्जर्वेबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑपरेटर्स से। जैसे यहां पर मोमेंटम ऑपरेटर, तो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर 3 डायमेंशन में लिखा जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है एनर्जी ऑपरेटर विच इज आयोटा h कट डेल बाय डेल टी। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इट इज माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m और ये डेल स्क्वायर विच इज द लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। इसकी वैल्यू आप देखेंगे, इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का मैंने x कंपोनेंट लिखा है, इसी तरीके से आप y और z कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। इसका क्या है? माइनस आयोटा h कट y डेल बाय डेल z माइनस में z डेल बाय डेल y। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। काफी टाइप्स होते हैं, यहां पर मैंने 2 डिस्कस किए हुए हैं, आगे जाकर के हम और 4 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन है लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर किसे कहेंगे हम? मान लीजिए कोई f1x है, f2x है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑपरेट करें, इसको C1 और C2 से मल्टीप्लाई करके, वेयर C1 एंड C2 आर दी कॉन्स्टेंट्स, तो A ऑपरेटर इसके ऊपर अगर हम ऑपरेट करते हैं देन इट गिव्स मी C1A
f1 ऑफ x प्लस c2a f2 ऑफ x। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करे ऐसे ऑपरेटर कहा जाता है लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट है हर्मिशियन ऑपरेटर, जिसकी कंडीशन क्या है कि जब हम कंजुगेट लें इसका, ठीक है, हर्मिशियन कंजुगेट, देन इट गिव्स द ऑपरेटर इटसेल्फ। नेक्स्ट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑल रियल। फिर उसका ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब उस टाइम हम यूज करेंगे। तो d बाई डी एक्स का हर्मिशियन कंजुगेट कितना होता है, माइनस का d बाई डी एक्स, एंड आयोटा d बाई डी एक्स का हर्मिशियन कंजुगेट होता है आयोटा d बाई डी एक्स से सेम। ठीक है, आगे भी हम 4 जो है ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये अपने पास में ऑपरेटर है, इसका हर्मिशियन कंजुगेट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये नेगेटिव आता है किसका, ऑपरेटर इटसेल्फ। इसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं either they are purely imaginary or you say that it is 0. Next is unitary operator. तो u dagger is equal to minus u होता है, और you say that u dagger हो जाएगा u minus 1, और you say that this is the unit operator. ठीक है, I. Next is the eigen value of this unitary operator is unit modulus. प्रोजेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर सेम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जैसा हर्मिशियन ऑपरेटर सेटिस्फाई करते हैं। इस केस में आइगन वैल्यूज होता है तो 0 या फिर 1। नेक्स्ट पैरिटी ऑपरेटर है। पैरिटी ऑपरेटर अगर आप किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनकी पोजीशन को चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे एक मिरर होता है ना, मिरर यहाँ पर अगर आपको शो हो रहा है तो इस तरफ में जो भी शो होगा इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है तो इधर क्या होगा, -x हो जाएगा। तो ये क्या करने लग रहा है, स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देता है इनटू माइनस ऑफ स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट्स जो भी है r। ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर लगाने पर ये जो r है ये किसमें चेंज हो जाता है, माइनस ऑफ r में चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है और ऑपरेटर जो है उसमें जो ट्रेस का कॉन्सेप्ट है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट है आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये सेम है जैसा हम मैथमेटिकल फिजिक्स में मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये कोई ऑपरेटर है जो ऑपरेट करने लग रहा है किस पर, साई वेव फंक्शन पर, तो हमें देता है ए साई। तो यहाँ पर ए को कहते हैं आइगन वैल्यू, और ये साई जो है यहाँ पर इसको कहते हैं आइगन स्टेट या आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद है ट्रेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये ट्रेस की प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई 2 ऑपरेटर्स जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इनका ट्रेस निकाला जाए, ठीक है, एक्चुअल में ए और बी ऑपरेटर्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है मुझे और इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद ट्रेस मैंने फाइंड आउट किया, देन इट गिव्स मी सेम एज द ट्रेस ऑफ द बी इनटू ए, दैट मीन्स ट्रेस इज कम्यूटेटिव। फिर इसका नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ ए हर्मिशियन कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए फाइंड आउट कर लीजिए पहले, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ ए, यहाँ पर ए कोई स्केलर हो सकता है और ये है ऑपरेटर, तो ए जो है ये बाहर आ जाता है और ट्रेस ऑफ ए सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ ए बी सी डी, दिस इज इक्वल टू डी ए बी सी, दिस इज इक्वल टू सी डी ए बी एंड सो ऑन। दैट मीन्स ट्रेस इज इनवेरिएंट अंडर द साइक्लिक परम्यूटेशंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ट्रेस इज इनवेरिएंट अंडर द साइक्लिक परम्यूटेशंस। तो ये हमारा ऑपरेटर्स यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटर्स के बारे में। देखिए कम्यूटेटर्स में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन गिवन है, तो यहाँ पर ए और बी कोई 2 ऑपरेटर्स हैं जिनको हम आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट करने लग रहे हैं। अगर दोनों आपस में कंप्यूट करते हैं तो 0 आ जाता है, और कम्यूट नहीं करते हैं तो फिर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाता है ए बी माइनस में बी ए। वे रिमेंबर ए बी और बी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर 0 आ जाएगा। तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ए और बी आपस में क्या हो रहे हो और कम्यूट होने लग रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मैंने डिस्कस किया है ये इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। जैसे ए किसी ऑपरेटर का उसके साथ में ही अगर आप इसको कम्यूट करने लग रहे हो तो फिर इसकी वैल्यू आती है 0। एक ऑपरेटर आप लेने लग रहे हो और एक को स्केलर ले रहे हो तो फिर इसके वैल्यू आता है 0। नेक्स्ट है ए बी प्लस सी होता है ए बी प्लस में ए सी। फिर इसके बाद में ए बी, इसका हर्मिशियन कंजुगेट कितना हो जाता है, बी हर्मिशियन कंजुगेट और ए कंजुगेट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए बी सी। देखिए इसमें ऑर्डर मेंटेन रखना है, ए बी सी, ठीक है, प्लस में उसके बाद बी और ए सी, बी और फिर उसके बाद ए सी। और लास्ट है एंटी कम्यूटेटिव होता है ये कम्यूटेटर। ठीक है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए बट माइनस ऑफ बी ए, दैट मीन्स एंटी कम्यूटेटिव। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम कुछ रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जैसे एक्स पोजीशन जो है ऑपरेटर है यहाँ पर। ठीक है, एक्स का एक्स के साथ में करेंगे, पी का पी के साथ में करेंगे, एल एक्स का एल एक्स के साथ करेंगे, 0 आता है। नेक्स्ट है वाई है और यहाँ पर पी एक्स है, देखिए एक्स कंपोनेंट है इसका तो फिर ये 0 आता है। वाई है और एक्स कंपोनेंट पी है, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वाई और फिर यहाँ पर पी वाई ही हो।
ठीक है, तब तो जीरो नहीं आएगा। इसका नेक्स्ट है LX है और X है तो भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर Y होना चाहिए या फिर Z होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, या फिर यहाँ पर अगर X है तो फिर यहाँ होना चाहिए LY या LZ। तो LX के X के साथ में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। LX का PX के साथ में सिमिलरली जीरो हो जाएगा। तो ये सब होते हैं जीरो। और भी आप केसेस ले सकते हैं, वो भी सब कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। X और PX टू द पावर n, इसका कितना हो जाएगा, n तो आगे आ जाता है आयोटा h कट, ठीक है, आयोटा h कट होता है x px का, तो आयोटा h कट n आगे आ जाएगा और सेम ये जिसकी पावर भी हो वही सेम px और एक पावर सबट्रैक्ट हो जाती है तो n-1। नेक्स्ट है x टू द पावर n और px, इन दोनों का म्यूट करें देन द रिजल्ट इज n आयोटा h कट x n-1, ये सेम है जैसा पिछला था। नेक्स्ट है LX LY, तो आ जाता है आयोटा h कट LZ। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर ये पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, डिपेंड करता है। तो साइक्लिक परम्यूटेशन के केस में ही पॉजिटिव आएगा ये, यानी कि X से हम जाएं Y, Y से Z और Z से वापस X। ठीक है, जरूरी नहीं है LX LY में काम दे रहा हो, ये इसमें भी काम हो सकता है। LX PY देखेंगे, X से Y, X से Y, X से Y जा रहे हैं तो X से Y साइक्लिक है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप Y X से जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने करना हो LY LX, तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आयोटा h कट LZ। सिमिलरली आप कहें कि LY और PX, अब कितना आएगा, तो Y से X जा रहे हैं तो Y से X जाएंगे अगेन माइनस आयोटा h कट और फिर आ जाएगा नेक्स्ट P और YX आ चुका है तो Z आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो LX PY कितना हो जाएगा, आयोटा h कट PZ, क्योंकि X से कहां जा रहे हैं, Y में, विच इज साइक्लिक। फिर है LX Y कितना आ जाएगा, आयोटा h कट Z और प्लस का, ठीक है, बिकॉज इट इज अगेन साइक्लिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा के केस में ये है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के केस में ये है। सो लेट मी मेजर ऑब्जर्वेबल ए। अब ये कुछ भी हो सकता है, पोजीशन है, मोमेंटम है, कुछ भी। तो ऑब्जर्वेबल ए को हम मेजर कर रहे हैं किसी भी सिस्टम का इन सम स्टेट से साई। देन प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन वन आइगन वैल्यू, कोई भी आइगन वैल्यू मैंने माना जिसके कोरस्पॉन्डिंगली आइगन स्टेट या आइगन वेक्टर हमने फाइंड आउट किया, वो है मान लीजिए 5। अभी कल ही मैंने पब्लिश किया है टिफर 2013 की प्रॉब्लम, उसमें मैंने डिस्कस किया है यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर इस स्टेट में ये आइगन स्टेट है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंगली, और इस स्टेट में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला, डिस्क्रीट के केस में ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो आप नीचे देख रहे हैं साई साई, ये होता है 1, किस केस में, जब हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं। और हम जानते हैं कोई भी वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज होता है हमेशा। सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि जब भी हमें वेव फंक्शन गिवन है तो हम उसको सबसे पहले क्या करें, नॉर्मलाइज करें, ठीक है। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं, देखिए डिस्क्रीट वाले केस को छोड़ करके अगर कंटिन्यूस में आप देखेंगे ये वाला, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आना, दैट वाज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। या फिर हम कहें सेम डिस्क्रीट के केस में इसकी वैल्यू 1 आना। देखिए इसकी वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज -∞ to ∞ इज इक्वल टू 1, विच इज ऑब्वियस, होना भी चाहिए ये चीज कि प्रोबेबिलिटी पार्टिकल कहीं तो है इन द रेंज -∞ से ∞, और पूरी संभावना है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब इसी तरीके से मान लीजिए फाई है और ये साई है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये है 0, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कि फाई और साई क्या है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं तो फिर हमारे केस में इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के केस में जो प्रोबेबिलिटी है, इसी को मैंने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में कैसे लिख दिया, साई स्टार फाई dx, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये अगेन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसकी वैल्यू 1 ले लेनी है अगर आपके केस में पहले ही क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मलाइज्ड किया हुआ वेव फंक्शन, तो इसकी वैल्यू 1 ले लेना है, ठीक है। और सिंपली ये वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इन केस ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। अब इसी में ही प्रोबेबिलिटी में आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि साई जो है वो बहुत सारे वेव फंक्शन कंटेन करने लग रहा है, बहुत सारे वेव फंक्शंस, जैसे फाई 1 फाई 2 फाई 3, ठीक है। तो फिर उस केस में हम क्या लगाते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एग्जांपल के थ्रू बताया है। मान लीजिए कोई वेव फंक्शन है, इट इज द सम ऑफ 2 आइगन स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पर C जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कई बार ये क्वेश्चंस में गिवन होता है, ठीक है। अगर पहले से ही नॉर्मलाइज किया है तो C की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, जब भी वेव फंक्शन गिवन होता है तो नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये हो जाएगी किस केस में, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा के केस में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा C² और ये फाई 1 प्लस फाई 1 फाई 2 इस तरीके से। अब देखिए C² और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये ऑर्थोनॉर्मल है दोनों, इसलिए 0, ऑर्थोनॉर्मल अगेन 0, और ये दोनों
कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। वापस पुट करते हैं तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है विच इज 1/√2 φ1 प्लस में 1/√2 φ2। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी P1 का मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जिस्टिंग इन द स्टेट φ1 कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था φ1 और साई और इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो होता है वो 1 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पहले ही इसको नॉर्मलाइज कर चुके हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा φ1 प्लस में 1/√2 φ1 φ2। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। तो 1/√2 इंटू 1 प्लस 1/√2 इंटू 0, और इसे दैट 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ। That means 50% chance that the particle exists in the state φ1. ठीक है, and there is 50% chance there is a probability of finding the particle in this state φ2. ठीक है, so total probability according to superposition principle is what? P is equal to P1 plus में P2. So half plus half. So total probability is 1, which is obvious. आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखिए ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। कोई भी ऑपरेटर है, इसका अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसमें फाइंड आउट करना है तो फिर इसका वैल्यू आ जाता है साई ए साई डिवाइडेड बाय साई साई। तो इसकी वैल्यू 1 ले लेनी है, अगर मैंने बताया कि वेव फंक्शन साई जो है नॉर्मलाइज है तो। ठीक है, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा के केस में, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के केस में हो जाएगा साई स्टार ए साई dx divided by, this is again 1 for the normalized condition, from the normalized condition. नेक्स्ट है इसकी वैल्यू ही P1A1। ठीक है, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं तो P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 सो ऑन। ये जो P1 P2 P3 की वैल्यूज हैं ये हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हो जाएंगी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो जैसे साई1 है, साई की वैल्यू गिवन है C1 φ1 प्लस में C2 φ2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी P1 की C1 स्क्वायर, P2 की वैल्यू हो जाएगी C2 स्क्वायर, और A1 A2 और आगे भी अगर है तो A3 A4 ये सो ऑन, दे आर दी आइगन वैल्यूज विच आर कोरस्पॉन्ड टू दिस ऑपरेटर। ठीक है, विच इज A हियर। ठीक है, जो कि A है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आगे है अनसर्टेनिटी किसी भी ऑब्जर्वेबल A में, उसका फॉर्मूला ये होता है वेव फंक्शन सम आफ्टर टाइम t, उसका ये फॉर्मूला होता है व्हाट इज एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, what is that t is equal to 0। ठीक है, at some time t this is given as wave function at time t is equal to 0 multiplied with the exponential factor to the power minus iota e t divided by h cut। ठीक है, इसके बाद है साई स्टार साई मॉडुलस का होल स्क्वायर, दिस इज गिवन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फिर इसके बाद है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, और फिर इसके बाद है टाइम डिपेंडेंस ऑफ एनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेटर ए, उसका ये फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कई बार क्या होता है कि कांस्टेंट ऑफ मोशन दे देता है कि पता कीजिए कि ये ऑपरेटर जो है क्या ये ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर जो है क्या ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम उसका कम्यूटेटर जो है कम्यूट जो हम उसको करेंगे विद द हैमिल्टोनियन एच, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। तो इसकी वैल्यू आती है 0 कब, जब ए इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, या फिर हम कहें इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है, फिर इसके बाद है डेल ए बाई डेल टी, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये भी 0 हो जाएगा अगर एक्सप्लिसिटली जो है ये ए टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा है तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। फिर इसका नेक्स्ट आते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो होती है माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वेव फंक्शन साई प्लस में e माइनस वी ऑफ साई ऑफ फंक्शन x, दिस इज इक्वल टू 0। ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये कब यूज करना है, जब पोटेंशियल जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा हो, तब हम यूज करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स और उनके कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी और जो भी फंक्शन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल स्टेप से, जहां पर टनलिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये है पोटेंशियल स्टेप, इस टाइप से होता है ये। ठीक है, इसकी जो आप देखेंगे हाइट वो कितनी है, v नोट है। ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है। कोई पार्टिकल जो है यहाँ पर इंसिडेंट करने लगा है। ठीक है, अब देखिए दो केस बन सकते हैं कि हो सकता है इस पार्टिकल जो इंसिडेंट कर रहा है इस पर, उसकी एनर्जी जो है वो v नोट से ज्यादा हो, या फिर हो सकता है v नोट से कम हो। यानी कि बैरियर की हाइट से ज्यादा हो सकती है या बैरियर की हाइट से कम हो सकती है। अगर ज्यादा है तो उस केस में
टी की वैल्यू होती है 4k1k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व किया जाता है, उससे यहां पर आता है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट की वैल्यू। ये रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ये ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, इन दोनों का जो सम होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब यहां पर जो k1 और k2 की वैल्यूज हैं वो है k1 की वैल्यू √2m/h² और k2 की वैल्यू है √2m/h² e माइनस में v0। और ये जो आप देख रहे हैं ये फिगर, ये है रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 में। कब? जब पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर होगी बैरियर हाइट से, तब उस टाइम पर पार्टिकल आसानी से एंटर कर सकता है। कहां पर? रीजन नंबर 2 में। तो इस तरीके से यहां पर वेव फंक्शन का ड्राइंग हमने किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एनर्जी जो है वो बैरियर हाइट से कम है, ठीक है, तो फिर उस केस में क्लासिकली क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो रीजन नंबर 2 में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक करके वापस से रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए इस वॉल से। ठीक है, पर यहां पर अगर देखें तो आर की वैल्यू 1, दैट मींस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, कंप्लीटली बैक होने जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, जो भी वेव आने लग रही है क्वांटम पार्टिकल एसोसिएटेड, और टी जो है उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, दैट मींस देयर इज नो ट्रांसमिशन इन द रीजन 2 ऑफ दिस इंसिडेंट पार्टिकल। तो बट t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि वेव फंक्शन का जो है उसकी वैल्यू भी 0 है रीजन नंबर 2 में, बट ऐसा हम थ्योरेटिकली नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साई है तो साई स्क्वायर भी है, और साई का जो वेव फंक्शन जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम जानते हैं कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन सम रेंज। ठीक है, सो दैट मीन्स इट डज नॉट मीन दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी 0 in this region number 2, but there is some finite probability because psi t in the region 2 is not 0 theoretically when we calculate it. ठीक है, but t is equal to 0 है, so there is some contradiction here. So we say that there must be a finite probability of finding the particle in region number 2. This is according to quantum mechanics, and this effect is called tunneling effect. ठीक है, this effect is called tunneling effect. ठीक है, इस केस में पार्टिकल वेव है वो इस तरीके से बनती है रीजन नंबर 1 में और रीजन नंबर 2 में। देखिए इंसिडेंट कर रही है, ऑस्किलेट करती हुई आ रही है, और फिर इसके बाद में डीके कर जाती है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव विल डीके। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये सेम है जैसे इसकी हाइट जो है बैरियर हाइट अगेन वी नोड है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a पर ये दो वॉल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, रीजन नंबर 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 जो है बनते हैं रीजन्स। ठीक है, अब इस केस में E ग्रेटर देन वी नॉट और E लेस देन वी नॉट पर ये आपके केस में इंसिडेंट पार्टिकल, और बाकी इसके बाद में रीजन नंबर 2 में एंटर करने पर और रीजन नंबर 3 में एंटर करने पर ये आपके केस में ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी ग्राफ दिखा रखा है। दिस इज डीके, एक्सपोनेंशियल डीके है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका वेव फंक्शन लिखेंगे ना साई 1 इन द रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, तो देखना एक्सपोनेंशियल आएगा, तो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है पार्टिकल जो भी इसके ऊपर इंसिडेंट करने लग रहा है इसकी एनर्जी क्या है? लेस देन द बैरियर हाइट। ठीक है, अगर देखिए ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जैसा आपने पहले निकाला था, किस टाइप से निकाला था आपने उसमें? देखिए इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, जैसे पोटेंशियल स्टेप है, पोटेंशियल स्टेप में 2 रीजन्स बन रहे थे ना, तो दोनों रीजन्स के सबसे पहले आप लिख लीजिए वेव फंक्शंस। तो इसके लिए लिखा आपने वेव फंक्शन, इसके लिए वेव फंक्शन लिखा, और मुझे पता है इस वेव फंक्शन में क्योंकि देयर इज नो रिफ्लेक्शन, ठीक है, वापस से कोई रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता रीजन नंबर 2 में एंटर करने पर, तो रीजन नंबर 2 में जो रिफ्लेक्शन वाला जो कोएफिशिएंट है ना उसकी वैल्यू क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड जो टर्म है उस वेव फंक्शन में उसके साथ जो कोएफिशिएंट लग रहा होगा उसकी वैल्यू क्या रखना है? 0 रखना है। ठीक है, तो 3 आपके केस में आएंगे कांस्टेंट्स। 1 कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नेक्स्ट है reflected which is in the region number 1, and in the region number 2 there is a transmitted wave function। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से आपने क्या करना है कि x इज इक्वल टू जो है 0 पर आपने क्या करना है, वहां पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कंडीशन आपने लगा देनी है। तो उससे क्या होगा? a, b और c। ठीक है, मान लीजिए d इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ये कॉन्स्टेंट्स थे आपके केस में a, b और c, ये आपके केस में कॉन्स्टेंट्स थे जो इन रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 में वेव फंक्शन के साथ में एसोसिएट थे। तो d तो 0 है क्योंकि देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन द रीजन नंबर 2, तो a, b और c के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, वहां से ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट इंटेंसिटी। ठीक है, ऑफ द इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव। तो वहां से ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 2 ग्राफ्स आप याद रखिएगा, और सेम पोटेंशियल स्टेप में जो 2 ग्राफ्स थे वो भी आप याद रखिएगा। देखिए रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बाद नेक्स्ट आता है दिस इज सिमेट्रिकल वेल और दिस इज एसिमेट्रिक वेल। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये है ओरिजिन ओके। ठीक है, सो दिस इज सिमेट्रिक वेल एंड दिस इज एसिमेट्रिक वेल।
जो मेन चीज़ है उसमें ये है कि सिमेट्रिक वेल में सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी लेंथ कितनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेंथ है 2a, ठीक है, जिसको मैंने L कहा है। जबकि एसिमेट्रिक वेल इसके अंदर देखें तो लेंथ कितनी है, A है, जिसको मैंने L कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि L एसिमेट्रिक वेल में कितना है और L जो है वो सिमेट्रिक वेल में कितना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो वेव फंक्शन है वो देखिए साइन फंक्शन है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो √2/L, √2/L here is the normalization constant, multiply with the sin n πx/L such that n must run from 2, 4, 6 so on। अगर वे फंक्शन बात करें तो n = ओड के लिए हमारे पास क्या होता है, कोसाइन फंक्शन होता है। तो √2/L cos n πx/L। और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी आइगन वैल्यू, वो है n²π²h² डिवाइडेड बाय 2ml²। फिर बात करते हैं एसिमेट्रिक वेल की। तो देखिए इसके अंदर हमेशा साइन फंक्शन होता है, चाहे n कुछ भी हो। सो साइन n की वैल्यू हो जाएगी √2/L sin n πx/L और एनर्जी सेम एज द प्रीवियस, बट यहाँ पर जो लेंथ है सिर्फ और सिर्फ उसमें डिफरेंस आने लग रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला दिस इज सेम एज व्हाट वी डू इन द वन डायमेंशनल बॉक्स। यानी कि कोई पार्टिकल है जिसको वन डायमेंशनल बॉक्स में ट्रैप किया गया है, तो उस केस में जो वेव फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट हम कह सकते हैं, और आइगन वैल्यू, ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू, उन दोनों का फॉर्मूला ये होता है। तो वन डायमेंशनल बॉक्स में भी यही काम करेगा, सिमिलरली एसिमेट्रिक वेल में भी यही वाला फॉर्मूला यूज करें। चलिए अब आगे चलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। देखिए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट, दैट मींस n = 0। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो होता है उसमें n = 0 से स्टार्ट करते हैं। दैट मींस n = 0 कॉरस्पॉन्ड्स टू द ग्राउंड स्टेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंगली एनर्जी आइगन वैल्यू दैट वाज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है α/π² e to the power -α² x²/2। कई बार आप यहां देखेंगे अल्फा डिवाइडेड बाय पाई टू द पावर 1/4 लिखा होगा, बट उस केस में फिर क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहां से m⍵/h², ठीक है। अब इस केस में अल्फा की कितनी वैल्यू है, √m⍵/h², ठीक है। n = 1, इसके करस्पॉन्डिंगली वेव फंक्शन ये है हमारे पास में, दिस इज फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आप ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज्ड, वो आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू n+12h²ω। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये देखिए इसकी वैल्यू होती है h⁻ω n+12। ये जो n आप देख रहे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है a डैगर a। अब ये a डैगर और a क्या है, ये है लेडर्स, ठीक है, लेडर ऑपरेटर्स कह सकते हैं आप इसको। लेडर ऑपरेटर एक है आपका लोवरिंग, देखिए a वाला है लोवरिंग ऑपरेटर, जिसमें आप देख रहे हैं कि n जो है इस स्टेट को चेंज कर देता है n-1 में, इसलिए इसको कहा गया है लोवरिंग ऑपरेटर। और a डैगर जो है वो है आपके केस में रेजिंग ऑपरेटर। देखिए आप यहां पर n+1 एक स्टेट ये इंक्रीज कर देता है। फिर यहां पर है x जो है, इसकी वैल्यू होती है √h²/2m⍵ a+a डैगर, और p की वैल्यू होती है दिस, ठीक है, मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है यहां पर। फिर इसके बाद है a डैगर का अगर आप कम्यूट करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आती है 1। n और a इसको कम्यूट करने पर आंसर आता है -a, और n a डैगर का आता है a डैगर। फिर नेक्स्ट है x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास में जैसे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है, उसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताइए कि जैसे h' जो है, दैट मींस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, वो है λ(x⁴) which is done for the case of one dimensional simple harmonic oscillator. Find the first order correction in the energy. तो फिर आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है तो सिंपली n = 0 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, x⁴ का, x² का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है h²/2m⍵² और 6n² + 6n + 3, ठीक है। ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये है कि अगर x की जगह पर p है, दैट मींस मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर करने पर उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि ये 2n+1 फैक्टर सेम होता है, बट इसके आगे का ये जो फैक्टर है ये चेंज हो जाता है, इसकी जगह आ जाता है m⍵/h², ठीक है, m⍵/h²। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर x⁴ और यहां पर p⁴ की बात करें तो ये फैक्टर सेम रहेगा 6n² + 6n + 3, बट h²/2m⍵² की जगह चेंज हो जाएगा m⍵/h², ठीक है। और फिर यहां पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x⁻2n+1 और p⁻2n+1, दैट मींस odd power of expectation value of x and odd power of expectation value of linear momentum that is always 0, ठीक है। इस पर से जैसे मान लीजिए आपके केस में आ गया कि परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है -QEX, ठीक है। ऐसा आपने देखा भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है अलोंग x एक्सिस जो लग रही है, कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, तो उस केस में परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन हो जाता है -QEX,
ठीक है, और ये लगा है इस पर वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पर, तो फिर उस केस में जो आपके केस में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आएगा इन द एनर्जी वो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू, इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साई एन और एच डैश और साई, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 का करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा माइनस क्यू ई, और ये आ जाएगा सिंपली एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू विच इज 0, सो ये आ जाएगा 0। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पोटेंशियल्स में डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट आता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पोटेंशियल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ये आपके केस में है वेल, दैट मीन्स 2 डायमेंशनल वेल, यहाँ पर ये है 3 डायमेंशनल वेल, ठीक है। ये आपके केस में 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर और ये है 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्मूला डीजेनरेसी का 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में होता है n+1, आप देख सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पर डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में होता है हाफ ऑफ n+1 मल्टीप्लाई विद n+2, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंगली अगर आप एनर्जी आइगन वैल्यू देखेंगे तो 2 डायमेंशनल वेल के केस में होता है पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml² nx स्क्वायर प्लस ny², इस केस में हो जाएगा nx स्क्वायर प्लस ny² प्लस nz², ठीक है। 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर आप देख सकते हैं, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी nx प्लस ny प्लस 1 इंटू h कट ओमेगा, आप देख सकते हैं nx के साथ मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई किया है और ny स्टेट के साथ भी मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स जहां पर आपको आइसोट्रोपिक देखने को मिला, आइसोट्रोपिक टर्म, आइसोट्रोपिक, आप समझ जाना कि वहां पर ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, तो ओमेगा यहां पर यूज किया गया है। अगर आइसोट्रोपिक नहीं है तो फिर आ जाएगा यहां पर ये आ जाएगा, फिर उसके बाद nx प्लस हाफ h कट ओमेगा x, उसमें कुछ अलग है, प्लस में ny प्लस में हाफ h कट ओमेगा y, इसमें ओमेगा कुछ अलग है, ठीक है, फिर अलग हो जाएगा। आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब है कि ओमेगा जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर आ जाता है 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो है nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा आइसोट्रोपिक मीडियम में, ठीक है, आइसोट्रोपिक केस में। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स दिस इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये जो एनर्जी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये इस तरीके से अरेंज है कि सबसे पहले इसके कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी मिनिमम होगी, फिर इससे उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा एंड सो ऑन, तो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज करने लग रहा है। और ये जो टर्म्स हैं जैसे 1 2 2 1, इनके लिए एनर्जी जो है वो सेम है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, यानी कि इस स्टेट में भी एनर्जी सेम है पार्टिकल की और इस वाले स्टेट में भी एनर्जी जो है पार्टिकल की वो फिक्स है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट्स जहां पर एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो, ऐसी स्टेट्स को कहा जाता है डीजनरेट स्टेट्स, ठीक है। तो डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। जैसे ये अगर देखें तो ये कैसा है, 1, डीजनरेसी कितनी है, 1 है, इसकी डीजनरेसी 2 है, इसकी डीजनरेसी 1 है, इसकी डीजनरेसी 2 है, सो ऑन, ठीक है। यहां पर इसकी डीजनरेसी कितनी है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी कितनी है, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 डीजनरेसी है। डायरेक्टली आप ये वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप पार्टिकल्स को इनमें से अरेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आते हैं ना कि 10 पार्टिकल्स जिनका स्पिन जो है वो हाफ है उनको आपने अरेंज किया, या फिर 10 पार्टिकल्स जिनका जो फेर्मियंस हैं उनको आपने अरेंज किया इन सम से 3 डायमेंशनल वेल के अंदर, तो बताइए उसका जो एनर्जी है, ठीक है, वो कितना होगा। इस तरीके से आपसे सिस्टम की एनर्जी आपसे फाइंड आउट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चंस को कैसे करें वो एक बार देख लेते हैं। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टिकल्स को जो है अरेंज किया गया है सिस्टम में, तो उसके करस्पॉन्डिंगली एनर्जी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है सिस्टम की। तो आप देखिए पार्टिकल्स 3 केस हो सकते हैं, या तो फेर्मियंस हो सकते हैं, बोसॉन्स हो सकते हैं, या फिर स्पिन पोलराइज्ड पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर फेर्मियंस की बात करें तो उनका स्पिन होगा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h कट, दैट मींस हाफ, 3/2, 5/2 एटसेट्रा। और इस केस में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड होता है। अब अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर वैलिड है तो फिर आप जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्पिन कितनी है। तो कितने हैं, 2s+1, 2s+1 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फेर्मियंस व्हिच यू आर फिल इन ए सिंगल स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे स्पिन है 3/2 पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है, तो एक स्टेट में कितने आएंगे, 2 × 3/2 प्लस में 1, दैट मींस 4। आप 4 पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर बोसॉन्स की अगर हम बात करें, जैसे स्पिन हो सकता है इसका मल्टीपल ऑफ h कट, ठीक है, 0 1 2 3 सो ऑन। जैसे 0 होता है हिग्स बोसॉन के केस में, 1 होता है फोटोन के केस में, 2 होता है ग्रेविटॉन के केस में, सो ऑन। तो इस केस में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो वैलिड नहीं होता है, इसलिए आप एक साथ कितने भी पार्टिकल्स
पार्टिकल्स आपको दिए हैं सारे आप एक ही स्टेट में, दैट मींस ग्राउंड स्टेट में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट इज स्पिन पोलराइज्ड पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि जो स्पिन है पार्टिकल का वो कन्फाइंड है वन डायरेक्शन में, आइदर स्पिन अप हो सकता है या फिर स्पिन डाउन हो सकता है, इसलिए यहां पर एक स्टेट में एक ही पार्टिकल जो है आप फिल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन एटम। देखिए हाइड्रोजन एटम में ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे और भी आएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट, दैट मींस एस स्टेट, जिसका NLM की वैल्यू होती है 100, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वेव फंक्शन होता है वो आप याद रखिए 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई ए नोट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाय ए नोट, ठीक है। इसका नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए। तो n इज इक्वल टू 2 स्टेट क्या होता है? देखिए ये एक्चुअल में 3 फोल्ड डीजनरेट है, ठीक है। तो 3 फोल्ड डीजनरेट है 210, 21 -1, 211। तो यहां पर जो 2p स्टेट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर 210 के लिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वाले लिखा है, बाकी अदर दो आप देख सकते हैं बुक से, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 32 पाई ए नॉट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाय 2 ए नॉट आर बाय ए नॉट कॉस थीटा। फिर आता है एनर्जी आइगन वैल्यू, तो ये आता है -13.6 बाय एन स्क्वायर। वैसे यहाँ पर जेड स्क्वायर होता है, बट क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है इस केस में वो है -h कट स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि देखिए हम 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में आने लग रहे हैं तो चीजें चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर चेंज हुआ, इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो गया 3 डायमेंशन में। तो इनकी वैल्यूज जो है आप याद रखिए, डायरेक्ट आता है क्वेश्चंस, ठीक है। हम सॉल्व भी करेंगे इस पर बेस्ड वेरिएशनल मेथड। तो वेरिएशनल मेथड में जितने भी क्वेश्चंस हैं हाइड्रोजन एटम के, उनमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा। कई बार क्या होता है सीधा पूछ लेता है कि मोमेंटम का बताइए फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोजन एटम के केस में, तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें। लास्ट में ये पोटेंशियल है, ठीक है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी टर्म, ठीक है। ये p स्क्वायर की वैल्यू है, दिस इज p स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज पोटेंशियल, नेगेटिव है -e स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये भी चेंज हो जाएगा 3 डायमेंशनल में। अब यहां पर क्या हो जाएगा? साई NLM स्टार a साई NLM, और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम एलिमेंट है 3 डायमेंशन में, हम जानते हैं r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई, ठीक है। अच्छा इस केस में मैंने जो है इंटीग्रेशन एक ही लगाया ना, तो 2 इंटीग्रेशन आएंगे यहाँ पे, और 0 से पाई ये थीटा के लिए और 0 से लेकर के 2 पाई किसके लिए? ये फाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये है वायरल थ्योरम। ये कब एप्लीकेबल होती है? जब भी हमें पोटेंशियल गिवन है स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है, या फिर सेंट्रल पोटेंशियल। स्फेरिकल सिमेट्रिक जैसे मान लीजिए पोटेंशियल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये गिवन है, तो उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। सेंट्रल पोटेंशियल मींस जैसे कंजर्वेटिव पोटेंशियल्स, इसका करस्पॉन्डिंगली अगर आप देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास में कैलकुलेशन होगी उसकी, ठीक है। तो जो भी फोर्स गिवन होगा ना वो आपके केस में कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि मुझे पता है सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो उस केस में क्या होता है, अगर पोटेंशियल r पर इस तरीके से निर्भर कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा, देखिए n भी मल्टीप्लाई होता है, n ये n यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है n/2 ऑफ दिस वीक। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है RNL स्टार r और RNL r। रेडियल प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी के बाद में आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा R1 से कहीं R2, यहां पर ये जो है कंस्टेंट हमने को इंपोज किया है सिस्टम के ऊपर, तो R1 से R2 और रो r स्क्वायर dr, ठीक है। थीटा और फाई में कोई कंस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1, तो उसको मैंने नहीं लिखा यहां पर। तो रो यही है और r स्क्वायर और dr, ठीक है। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं d रो बाई dr इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर dp बाई dr करेंगे देन दैट वाज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यहां से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे r की, ठीक है, तो आपके केस में आ जाता है इट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूले। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के केस में डायरेक्टली अगर आपको ये वैल्यूज याद रहती हैं तो फिर आपके लिए जो है क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो सिंपली आपसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी r की कितनी होती है a0/2 3n स्क्वायर माइनस l ऑफ l+1। अब ये डिपेंड करता है कि n और l की क्या वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद ग्राफ्स हैं ये RNL वर्सेस r/a0, दैट मींस रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस r/a0 के सभी ग्राफ्स हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। ये 1s के लिए है, ये 2s 2p 3s और 3p, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे जो नोड्स हैं, नोड्स कौन से वाले हैं? ये वाले नोड्स वहां पर होते हैं जहां पर आपके केस में जो RNL है दैट मींस रेडियल वेव फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो उस केस में इसका फॉर्मूला होता है n - l - 1,
तो आप डिफरेंट डिफरेंट n और l की वैल्यूज जो है देख करके आप बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आपने बताया 3p के केस में, तो n की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस में l की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस में 1, तो कितना आ गया आंसर 3 - 2 = 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने कंसिडर नहीं करना, ये वाला, ये नहीं, r = 0 नहीं, ठीक है, ये वाला सर, दिस इज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कुछ और ग्राफ्स आते हैं इसी में ही, Rn वर्सेस R/A0 का तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ। देखिए नेक्स्ट है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट मींस RNL मॉडुलस स्क्वायर वर्सेस R/A0 की सभी ग्राफ्स हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, तो इनको जो आप ड्रॉ कर लीजिए और इनको आपको याद होना चाहिए सारे ग्राफ्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है डीजेनरेसी की। अगर स्पिन को कंसीडर नहीं करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में डीजेनरेसी का फॉर्मूला होता है n², और स्पिन को कंसीडर करते हैं देन द फॉर्मूला इज 2n²। फिर आता है रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर मींस जैसे मान लीजिए कोई दो मासेस हैं आपस में अटैच्ड हैं, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, उनके बीच में साइज भी बहुत स्मॉल है, तो अब वो रोटेट करेंगे, ठीक है, अगर अब वो रोटेट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली कुछ एनर्जी होगी और करस्पॉन्डिंगली वेव फंक्शन होगा, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला आता है, ये देखिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है 1/√2π और e⁻⁻⁰ n थीटा, जहां पर थीटा रन करेगा 0 से लेकर के 2π तक, और n की वैल्यू होती है 0 +-1 +-2 सो ऑन। अब 0 यानी कि ग्राउंड स्टेट जो है वो क्या है, नॉन डीजनरेट है, जबकि आप देखेंगे एक्साइटेड स्टेट जितनी भी है सारी वो कितनी है, 2-फोल्ड डीजनरेट है, 2-फोल्ड डीजनरेट है। और करस्पॉन्डिंगली एनर्जी आइगन वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है n²h² डिवाइडेड बाय 2i, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z, इनकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है ये मैट्रिक्स है किसकी, टोटल एंगुलर मोमेंटम की, अलोंग द x डायरेक्शन, अलोंग y, अलोंग z, फॉर करस्पॉन्डिंग्स टू j = 1। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं सिंपली, आप इस वाले से, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर j+ और j- है रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स रिस्पेक्टिवली, जिनकी वैल्यूज हैं jx + i⁻jy और jx - i⁻jy। तो अगर किसी भी स्टेट jm पर अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर को, तो फिर ये आता है यहां पर, ठीक है, ये h कट बाहर है रूट से, ठीक है, और j m +-1 आ जाता है यहां पर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप ये मैट्रिसेस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। j = 1 के करस्पॉन्डिंगली देख लीजिए m की क्या क्या वैल्यूज होंगी, और फिर उसके बाद में आप एक एक पर ये लगाते चले जाइए, ठीक है, तो आपके पास में ये सारी टर्म्स आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये है पर्टर्बेशन थ्योरी। कुछ अप्रॉक्सीमेट मेथड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए वेरिएशनल मेथड है, WKB अप्रॉक्सीमेशन है, इसी तरीके से पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, ये सब कैसे अप्रॉक्सीमेट मेथड्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हैमिल्टोनियन होता है करस्पॉन्डिंग किसी भी सिस्टम का, उसमें हम दो पार्ट्स मान के चलते हैं, एक है अनपर्टर्ब्ड पार्ट जिसको आपने नहीं छेड़ा है, और एक है पर्टर्ब्ड पार्ट, ठीक है। तो इस हैमिल्टोनियन को आपने हल्का सा शिफ्ट किया है, चेंज किया है हल्का सा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर बहुत स्मॉल है, लेस देन 1 है, तो अप्रॉक्सीमेट मेथड यहाँ पर यूज हो जाता है। अब इससे वजह से क्या होगा, एनर्जी आइगन वैल्यूज में शिफ्ट देखने को मिलेंगी आपको। तो कितना शिफ्ट देखने को मिलेगा, ड्यू टू दिस h' टर्म वी विल फाइंड आउट दिस यूजिंग द टू थ्योरीज, वन इज नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी एंड अनदर इज डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है En1, दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी आइगन वैल्यू, इट इज -∞ से ∞ psi n स्टार h' psi n dx। 3 डायमेंशन हो तो फिर d³ ले लेना, दैट मींस r² dr sin थीटा d थीटा d∅। यहां पर ये देखिए डीजनरेट वाले केस में मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। ये जो मैंने मैट्रिक्स बना रखी है 2x2 मैट्रिक्स है, यानी कि अगर 2-फोल्ड डीजनरेट है तो फिर ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, और अगर 3-फोल्ड डीजनरेट है जैसे हाइड्रोजन एटम में सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो उस केस में 3x3 मैट्रिक्स बनेगी। एलिमेंट्स जो है थोड़े से चेंज हो जाएंगे, जैसे H'11 यहां पर H'12, फिर उसका नेक्स्ट जाएगा H'13, इस तरीके से H'21, H'22, H'33 इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में 3x3 मैट्रिक्स बनाए, बाकी एलिमेंट्स यही रहने वाले हैं सारे के सारे। और देखिए ये आपके केस में -En1 और फिर यहां से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल रखा मैंने, 0 के इक्वल रखा, और यहां से En1 की जो भी वैल्यूज आने लग रही है उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। जैसे मान लीजिए रिजिड रोटेटर है, तो रिजिड रोटेटर में n = 0 के करस्पॉन्डिंगली अगर ग्राउंड स्टेट की हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, नॉन डीजनरेट होता है। तो नॉन डीजनरेट के केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है उसमें आपने हैमिल्टोनियन जो है पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन दे रखा है,
और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने शिफ्ट फाइंड आउट करना है एनर्जी लेवल में, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डीजनरेट वाला, क्योंकि मुझे पता है उस केस में रिजिड रोटेटर जो है वो 2 फोल्ड डीजनरेट है, n = +1 एंड n = -1। ठीक है, मान लीजिए कि n = 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली psi1 है, ठीक है, वेव फंक्शन, और n = -1 के कॉरस्पॉन्डिंगली वेव फंक्शन कितना है, psi2 है। तो अगर मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है यहां से एलिमेंट कोई भी एक चूज कर लीजिए, से h-12, ठीक है, तो h-12 अगर आपने चूज करना है तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के 2 पाई, और यहां से आ जाएगा psi2 स्टार h डैश psi1 और d थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, psi1 psi2 की वैल्यू रख दीजिए यहां से, psi2 स्टार यहां पर देख लीजिएगा कि आइटा जो है वो माइनस आइटा से रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज कंजुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो है स्कैटरिंग थ्योरी, ठीक है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है। ये देखिए स्कैटरिंग थ्योरी में ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर द गेट फिजिक्स। फर्स्ट है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, ये कब वैलिड होता है, जब ये कोई इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और स्कैटरिंग पोटेंशियल वीक हो, तो फिर हम ये एप्लीकेबल कर सकते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल जो होगा उस पार्टिकल को वो गिवन होगा आपकी, ठीक है, क्वेश्चन में। अब ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू है 2k sin थीटा, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आता है कई बार, एमएससी के एग्जाम में भी आता है कई बार। ठीक है, तो यहां पर जो है ये आपने जो फॉर्मूला यूज करना है, ये यूज करना है फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स, और ये जो फॉर्मूला यूज करना है ये आपने यूज करना है फॉर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला, और स्फेरिकली सिमेट्रिक वाले केस में ये वाले फॉर्मूले। जैसे युगावा पोटेंशियल है तो युगावा पोटेंशियल में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये इंटीग्रल सॉल्व करते टाइम आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का इसके अंदर यूज होगा। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की 1-2 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका फॉर्मूला होता है d सिग्मा बाय d ओमेगा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ थीटा, इसका मॉडुलस का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है सिग्मा टी, दैट मींस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसका देखिए फॉर्मूला या तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए, d सिग्मा बाय d ओमेगा इनटू सॉलिड एंगल विच इज sin थीटा d फाई, तो लिमिट जाएगी 0 से पाई, 0 से 2 पाई, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला चूज कीजिए। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंगली आपने देखना है सिस्टम जो है किस तरीके से आपने चूज करना है, कौन सा न्यूमेरिकल है, उसके हिसाब से आप जो है फॉर्मूला चूज कीजिए। जैसे ये वाला है 4 पाई बाय k स्क्वायर 2l + 1 sin स्क्वायर डेल l। ठीक है, ये आया आपके केस में ऑप्टिकल थ्योरम से। अब यहां पर अगर k स्क्वायर की वैल्यू देखें तो k स्क्वायर की वैल्यू होती है 2me बाय h कट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एनर्जी आपको गिवन है लैब फ्रेम के अंदर, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, तो आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गिवन है तो फिर आपको हाफ से जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर एल की जो वैल्यूज है ना ये होंगी 0 1 2 3 सो। जैसे 0 हम बात करें तो एस वेव के लिए, ये पी वेव के लिए, ये डी वेव के लिए, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में आपने देखना है कौन सी वेव आपके पास में गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले जो है चूज कीजिए। डेल एल यहां पर फेज शिफ्ट है। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपने ध्यान रखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले आते हैं इंटीग्रेशंस के वो भी आपको याद होने चाहिए। देखिए लास्ट मैंने डिस्कस किया है, अगर ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अगर आपके पास में गिवन है पोटेंशियल, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी का ये फॉर्मूला है, जहां पर k की वैल्यू होगी m अल्फा बाय h कट स्क्वायर, अल्फा इज सम कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेटर देन 0। और यहां पर ये वेव फंक्शन है √k e⁻ k mod x है यहां पर। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 के केस में। ये अनसर्टेनिटी है इन x 1 डिवाइडेड बाय √2k, और k की वैल्यू ये है, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज h कट k, तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इंटीग्रल जो है इंटीग्रल ओड है और रेंज जो है इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है इंटीग्रल की, तो फिर उस केस में उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो डायरेक्टली आपने 0 कर देना है, ऐसा केस अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए -a से a और कोई भी यहां से फंक्शन आ जाता है, आप देखिए अगर वो ओड है तो फिर सीधा उसको 0 कर दीजिए। नेक्स्ट है, जब भी आपको ये फंक्शन गिवन होता है सबसे पहले आप उसको नॉर्मलाइज कीजिए। फिर नेक्स्ट है लिमिट जरूर देखना है वेल या फिर बॉक्स का। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि वेल जो है वो सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो चेंज होते हैं, एक साइन फंक्शन होता है, दूसरा कॉस फंक्शन होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये वाला फॉर्मूला कई बार यूज हो जाता है, x स्क्वायर e⁻⁻x² dx इज इक्वल टू √π/2। ये स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल है, और ये जो दो फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम में यूज होते हैं। ठीक है, e⁻−ax x⁴n dx दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a⁻n+1, और sin थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई तक इंटीग्रल की 2/3। तो ये आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको आज की वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है इससे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।